स्टोरी प्लस स्टोरी टेलर प्रेजेंटिंग इन रेन मैन। ये कहानी है चार्ली बीट की, जो कि गाड़ियों के बिजनेस में होता है और वो 4 लैम्बोर्गिनी एस लॉस एंजलिस में इंपोर्ट करवा रहा होता है क्योंकि उसे उन गाड़ियों को रीसेल कर रहा है जिसकी वो डाउन पेमेंट भी ले चुका है। लेकिन पोल्यूशन पास ना करने की वजह से सारी गाड़ियों को बंदरगाह पर ही रोका गया होता है। उन गाड़ियों को शहर में एंट्री नहीं मिल रही होती और जो इन गाड़ियों के खरीदार है इसके लिए वो चार्ली पर प्रेशर बना रहे होते हैं। और चार्ली अपने काम में बहुत शार्प होता है, वो सारे कस्टमर्स से झूठ बोलकर कुछ और वक्त ले लेता है। चार्ली के साथ एक लड़की काम करती है जिसका नाम है सुजाना, और चार्ली और ये एक दूसरे को प्यार करते हैं। और जब एक दिन ये काम के सिलसिले में कहीं जा रहे होते हैं तभी चार्ली को कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। चार्ली अपने फादर के साथ नहीं रहता है और अपने पिता की डेथ की खबर से उसे जरा सा भी दुख नहीं होता। सुजाना चार्ली से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ फ्यूनरल पर चलूंगी, और चार्ली और सुजाना चार्ली के पिता के घर पर पहुंच जाते हैं और सब काम खत्म होने के बाद चार्ली अपने पिता के वकील से मिलते हैं क्योंकि वो अपने पिता की इकलौती संतान है, इसीलिए वो उनकी सारी संपत्ति अपनी कस्टडी में लेना चाहता है। वकील चार्ली को बताता है कि तुम्हारे पिता ने 1949 रोडमास्टर कन्वर्टिबल, जो कि एक क्लासिक कार है, वो तुम्हारी नाम की है। दरअसल इस गैरी की वजह से चार्ली और उसके पिता के बीच में कभी झगड़ा हुआ था। जब चार्ली 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर आया था तो उसने अपने पिता से रिक्वेस्ट की थी कि वो इस गाड़ी को चलाना चाहता है, लेकिन चार्ली के पिता ने साफ साफ मना कर दिया था। तब चार्ली ने इस गाड़ी की चाबी चुराई थी और वो इसे चोरी से अपने घर से ले गया, और जब वो इस गाड़ी में अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था तभी वहां पर पुलिस आई और उसने चार्ली को पकड़ लिया क्योंकि चार्ली के पिता ने इस गाड़ी के चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, और इस वजह से चार्ली को 2 दिन तक पुलिस की हिरासत में भी रहना पड़ा था। और यह नाराजगी चार्ली के दिल में आज तक होती है। इसके बाद वकील बताता है कि बाकी की जो 3 मिलियन की संपत्ति है वो तुम्हारे नाम नहीं की गई बल्कि किसी और के नाम की गई है। यह सुनकर चार्ली पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो वकील से पूछता है कि वो कौन है जिसके नाम $3 मिलियन की प्रॉपर्टी की गई है। वकील कहते हैं कि उसका नाम इन पेपर्स में है, लेकिन मैं वो नाम तुम्हें नहीं बता सकता। चार्ली ये सब सुनकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वो कहता है, क्या तुम यह सब एक बार फिर से कह सकते हो, क्योंकि मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। और वो दोबारा उस आदमी का नाम पूछने की कोशिश करता है जिसके नाम $3 मिलियन की प्रॉपर्टी कर दी गई है, लेकिन वकील कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और इसके बाद चार्ली परेशान होकर वहां से निकल जाता है। लेकिन चार्ली इतनी आसानी से हार मानने वाला इंसान नहीं है। वो किसी तरह से पता लगा लेता है कि ये सारा का सारा पैसा एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में किसी आदमी के नाम पर है। आप चार्ली उस इंस्टीट्यूशन में जाता है और वो वहां पर डॉक्टर ब्रूनर से मिलता है। दरअसल सारा पैसा इन्हीं के कंट्रोल में होता है और चार्ली उनसे उस आदमी का नाम पूछने की कोशिश करता है जो इन पैसों का सही हकदार है, जो बेनिफिशियरी है। लेकिन डॉक्टर बर्नर उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताते और चार्ली वहां से भी निकल जाता है। वहीं बाहर गाड़ी में यह दिखाया जाता है कि सुजैना के साथ गाड़ी में एक और आदमी बैठा होता है। ये वही गाड़ी होती है जो चार्ली के पिता ने उसके नाम की थी, और ये आदमी बोलता है कि ये गाड़ी मैंने कई बार चलाई है, लेकिन ये गाड़ी मैं सैटरडे को चलाता हूं और आज सैटरडे नहीं बल्कि आज तो मंडे है। यह गाड़ी मेरी है, मेरे पिता इस गाड़ी को मुझे हमेशा चलाने देते हैं। तभी चार्ली भी यहां पर आ जाता है और वो उस आदमी को गाड़ी से उतरने के लिए कहते हैं। वो आदमी गाड़ी से नीचे उतर जाता है। चार्ली उस आदमी से पूछता है, क्या तुम इस गाड़ी को जानते हो? वो कहता है कि हां, लेकिन मैं इस गाड़ी को सैटरडे को चलाता हूं। मेरे डैड मुझे इस गाड़ी को सैटरडे को चला नहीं देते, और आज मंडे है। एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा होता है, और साथ ही साथ ये इस गाड़ी का नाम, इसका मॉडल नंबर भी चार्ली को बता देता है, जो शायद चार्ली को खुद भी नहीं पता होता। और जब चार्ली उससे उसके पिता का नाम पूछता है तो वो आदमी कहता है कि मेरे पिता का नाम सेनफोर्ड रैबिट है, और यही नाम चार्ली के पिता का भी है। इसके बाद चार्ली उस आदमी की मॉम का नाम पूछता है। वो कहता है कि मेरी मॉम का नाम है एलेनोर बाबिट है, और यही नाम चार्ली की मॉम का भी है। वो चार्ली को अपने घर का पता भी बताता है, जो कि चार्ली के घर का ही पता होता है, और साथ ही साथ वो उसे वो डेट और संघ भी बताता है जिस दिन चार्ली की मॉम की डेथ हुई थी। यानी कि चार्ली की मॉम और डैड
इसकी मॉम डैड है। चार्ली इस आदमी से और भी सवाल पूछना चाहता है, लेकिन वो मुंह में कुछ बोलते हुए सीढ़ियां से ऊपर चला जाता है और वहां पर डॉक्टर ब्रूनर होते हैं। चार्ली डॉक्टर ब्रूनर से पूछा कि कौन है यह। डॉक्टर ब्रूनर उसे बताते हैं कि इनका नाम रेमन बिट है और ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। ये सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि आज तक उसे पता ही नहीं था कि उसका कोई बड़े भाई भी है। डॉक्टर चार्ली को बताते हैं कि तुम्हारे बड़े भाई को लोगों से बात करने में, चीजों को सीखने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में और अपने इमोशंस को समझने में प्रॉब्लम है। बाहर की दुनिया उसके लिए खतरनाक हो सकती है। यहां पर वो एक स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करता है, यानी कि कब उसे टीवी देखना है, कब खाना है, कब नहाना है, ये सब टाइम उसका पहले से फिक्स होता है और रेमंड उसी पर चलता है। इस बीमारी का नाम सिवान सिंड्रोम होता है। यहां पर चार्ली को यह भी बताया जाता है कि तुम्हारे भाई के अंदर एक खास खूबी भी है, वो किसी भी चीज को बहुत जल्दी याद कर लेता है। अब यहां पर चार्ली परेशान होता है। वो कहते हैं कि मुझे मेरे भाई के बारे में कभी बताया क्यों नहीं गया। डॉक्टर ब्रूनर उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें पता भी होता तो तुम क्या कर लेते। चार्ली हिसाब लगाते हैं कि जब वो 3 साल का था तब उसके भाई को यहां पर शिफ्ट कर दिया गया था। चार्ली डॉक्टर से पूछते हैं, क्या मेरे भाई को पता है कि उसके नाम $3 मिलियन की प्रॉपर्टी की गई है। डॉक्टर ब्रूनर उसे बताते हैं कि तुम्हारा भाई पैसों के कॉन्सेप्ट को नहीं समझता। ये सुनने के बाद चार्ली को बहुत हंसी आती है। वो कहते हैं कि मेरे पिता ने $3 मिलियन मेरे भाई के नाम कर दिए, जिससे पैसों का मतलब भी नहीं पता। यहां पर चार्ली को अपने भाई के बारे में एक और बात पता चलती है कि उसके अंदर इमोशंस नहीं है। किसी के आने से, किसी के जाने से, किसी के मरने से या जीने से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उसे यह भी नहीं पता होता कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब चार्ली किसी भी कीमत पर $3 मिलियन हथियाना चाहता है। उसे अपने भाई की कोई परवाह नहीं होती, इसीलिए बिना किसी को बताए वहां से रेमंड को चुपचाप लेकर निकल जाता है। और जब रात को ये होटल के एक कमरे में होते हैं तो रेमंड को वहां पर बहुत बेचैनी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अपने रूटीन में नहीं होता। उसे हर काम को टाइम पर करने की आदत होती है। रेमंड कहता है कि मैं अपने बिस्तर पर सोना चाहता हूं और यहां पर बुक सेल्फ भी नहीं है। मैं रात को किताब पढ़ता हूं। और तभी चार्ली वहां पर पड़ी एक टेलीफोन डायरेक्टरी उसे देता है। वो कहता है कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और रेमंड उसे पढ़ना शुरू कर देता है। अब रात को रेमंड को कुछ आवाजें आती है और वो चार्ली के रूम में जाता है, जहां पर चार्ली और सुजैन रोमांस कर रहे होते हैं। लेकिन रेमंड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर टीवी चल रहा था और वो टीवी देखना शुरू कर देता है। और कुछ देर बाद चार्ली देखता है कि उसका भाई वहां पर बैठकर टीवी देख रहा है। वो रूडली उसे वहां से जाने के लिए कहता है। चार्ली अपने भाई से अच्छे से बात नहीं करता, वो उसके साथ रूड है। जबकि चार्ली की गर्लफ्रेंड सुजैन रेमंड को पसंद करती है, क्योंकि वो जानती है कि रेमंड को उनकी जरूरत है। लेकिन यह बात चार्ली बिल्कुल भी नहीं समझता। सुजैन उसको कहती हैं कि तुम अपने भाई से इस तरीके से बात नहीं कर सकते, तुम उसकी इंसल्ट करते हो, तुमने मुझसे कहीं झूठ बोले, तुमने ये कहा कि तुम्हारा भाई यहां पर खुद आना चाहता था, जबकि तुम उसे यहां पर लेकर आए, और अब मैं जानना चाहती हूं कि तुम अपने भाई को यहां पर क्यों लेकर आए। चार्ली सुजैन को बता देता है कि उसके पिता ने उसके नाम पर एक पैनी भी नहीं छोड़ी, जबकि उसके बड़े भाई के नाम पर उन्होंने $3 मिलियन कर दिए। ये सुनने के बाद सुजैन को गुस्सा आ जाता है। वो कहती हैं कि तुम लोगों को इस्तेमाल करते हो, तुम अपने भाई को इस्तेमाल कर रहे हो, तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे हो, तुमने अपने भाई को किडनैप किया है। चार्ली कहता है, क्या उसके पिता मेरे पिता एक ही नहीं थे? उन पैसों पर मेरा भी हक है और अब मैं अपना हिस्सा लेना चाहता हूं। यह सुनने के बाद सुजैन को और भी गुस्सा आ जाता है और वो चार्ली को वहीं छोड़कर वहां से निकल जाती है। अगली सुबह चार्ली अपने भाई रेमंड को एक रेस्टोरेंट मिल जाता है और जब वहां पर एक वेट्रेस आती है तो उसके बैच पर नाम लिखा होता है सैली, और उस नाम को देखने के बाद रेमंड कहता है 461192। ये सुनने के बाद वेट्रेस हैरान हो जाती है। वो कहती हैं, मेरा फोन नंबर है, तुम्हें कैसे पता? रेमंड कहता है कि कल रात को मैंने तुम्हारा नंबर टेलीफोन डायरेक्टरी में पढ़ा था। और ये सुनकर चार्ली हैरान हो जाता है। बताता है कि इस बुक के जितने भी आदमियों के नंबर थे वो सब के सब याद है। चार्ली कहते हैं, तुमने कैसे किया? वो कहता है कि मुझे नहीं पता, आपने यहां पर खाना ऑर्डर किया होता है। लेकिन रेमंड का खाने का भी एक रूटीन होता है कि कौन सा खाना किस खाने के बाद खाना है, और यहां पर वो टूथपिक के लिए भी जिद करता है।
और इस बात से गुस्सा होकर चार्ली ली उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो कहता है कि अब दोबारा ऐसा मत करना। और रेमन अपने बैग से एक डायरी निकालता है और उसमें यह लिखना शुरू कर देता है कि चार्ली ने मेरी गर्दन को दबाया, मुझे खींचा और मुझे हर्ट किया, और साथ ही साथ वो आज की तारीख भी लिख लेता है। चार्ली समझ जाता है कि रेमंड को संभालना इतना आसान नहीं है, इसीलिए डॉक्टर ब्रूनर को कॉल करता है और वो उनसे पैसों की डील करने के बारे में कहते हैं। लेकिन डॉक्टर ब्रूनर साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वो उसे कहते हैं कि रेमंड को वापस ले आओ। चार्ली कहता है कि वो मेरा भाई है, मैं उसका ध्यान रख सकता हूं। इसी दौरान रेमंड के लिए वेट्रेस के पास जाता है, और जब वेट्रेस टूथपिक निकाल रही होती है तो सारी टूथपिक जमीन पर गिर जाती है और कुछ ही सेकंड में रेमंड नीचे गिरी हुई सारे टूथपिक्स को गिन लेता है और वो कहता है 246। और चार्ली जब वेट्रेस से पूछता है कि इसमें कितनी टूथपिक थी तो वो उसको बॉक्स के बाहर पढ़ के बताती हैं कि इसमें थी 250। इस बात से चार्ली को थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलता है। वो सोचता है कि ये उसका अंदाजा था, और जब वो जाने लगते हैं तो वेट्रेस कहती कि 4 अभी भी बॉक्स के अंदर है, यानी कि रेमंड ने एग्जैक्टली सही नंबर बताया था। और चार्ली एक बार फिर से हैरान हो जाता है। इसके बाद वो अपने भाई को एयरपोर्ट ले जाता है क्योंकि वो फ्लाइट से लॉस एंजलिस जाना चाहते हैं। लेकिन रेमंड साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि फ्लाइट का सफर बहुत खतरनाक है, और जिस कंपनी की फ्लाइट से जा रहे हो, मेरा मन कहता है कि इस कंपनी की एक फ्लाइट की दुर्घटना पिछले साल 1987 में हुई थी, और वो उसे ये भी बताता है कि उसमें कितने लोग मारे गए थे। चार्ली उसे दूसरी कंपनी की फ्लाइट का नाम बताता है, लेकिन रेमंड उस कंपनी की फ्लाइट के बारे में भी बता देता है कि उसकी कितनी फ्लाइट्स क्रैश हुई है और उसमें कितने लोगों की जान गई है, और इसके बाद कई फ्लाइट्स के नाम चार्ली लेता है। लेकिन रेमंड को सभी फ्लाइट्स का इतिहास पूरी तरह से तारीख के साथ याद होता है। हालांकि चार्ली रेमंड का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे फ्लाइट में ले जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन रेमंड चिल्लाना शुरू कर देता है, और मजबूर होकर चार्ली को रेमंड को गाड़ी से ही बाय रोड लॉस एंजलिस के सफर पर निकलना पड़ता है। लेकिन चार्ली को एहसास भी नहीं होता कि उसका ये सफर इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि जब वो हाईवे पर एक एक्सीडेंट देखते हैं तो रेमंड हाईवे पर चलने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये बहुत खतरनाक है, और मजबूरी में चार्ली को ऑफ द हाईवे जाना पड़ता है। और जब उसकी वॉक का जॉगिंग का टाइम हो जाता है तो रेमंड गाड़ी से उतर जाता है और वो गाड़ी की आगे चलना जॉगिंग करना शुरू कर देता है, और चार्ली को पीछे धीरे धीरे गाड़ी लेकर आना पड़ता है। चार्ली सब कुछ कर रहा होता है क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर उन $3 मिलियन में से अपना आधा हिस्सा चाहिए। चार्ली की प्रॉब्लम अब आगे और भी बढ़ जाती है क्योंकि बारिश हो जाती है, और रेमंड किसी भी कीमत पर बारिश में बाहर नहीं भाग सकता। उसे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए इन्हें एक होटल में स्टे करना पड़ता है जहां पर इनका काफी वक्त बर्बाद होता है। दरअसल रेमंड की रूटीन में कुछ भी इधर उधर हो जाए तो इससे उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। वो रोज 11 बजे सो जाता है, इससे ज्यादा उठ नहीं सकता, और साथ ही साथ हर रोज वो जज वैगनर का टीवी पर शो भी देखता है। अब बारिश बंद हो जाती है और ये दोनों अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं, और बहुत आगे जाने के बाद रेमंड कहता है कि मैंने अपना अंडरवियर नहीं पहना। यह सुनकर चार्ली हैरान हो जाता है। वो कहता है कि सुबह मैंने वॉशरूम में तुम्हें अंडरवियर दिए थे और वो अंडरवियर एकदम नए थे। रेमंड कहता है कि मैं के मार्ट के बॉक्सर शॉर्ट्स पहनता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पहनता। वो अंडरवियर मेरे नहीं थे, और वो बार बार एक ही बात को बोल रहा होता है क्योंकि उसे उसके अपने अंडरवियर चाहिए। इस बात से चार्ली पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो गाड़ी से उतरकर सड़क पर आ जाता है। वो कहता है कि कोई आदमी इतना पर्टिकुलर कैसे हो सकता है। अंडरवियर होते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के क्यों ना हो। लेकिन रेमंड ने सिर्फ एक ही रट लगाई होती है कि मुझे के मार्ट के बॉक्सर शॉर्ट्स ही चाहिए, और मजबूर होकर चार्ली को उसकी बात को मानना ही होता है। कभी रास्ते में उसके टीवी देखने का वक्त हो जाता है। चार्ली किसी के घर पर रिक्वेस्ट करके उसे टीवी दिखाता है, और इसी तरह से इनकी जो जर्नी होती है वो 2 गुना बढ़ जाती है। और एक रात को जब ये एक होटल में स्टे करते हैं तो वहां पर चार्ली अपने भाई के पास जाता है जो कि ब्रश कर रहा होता है, और यहां पर रेमंड उसी बताते हैं कि बचपन में तुम मुझे रेन मैन कहकर बुलाते थे। और ये सुनने के बाद चार्ली पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है
क्योंकि चार्ली का ये मानना था कि बचपन में उसका एक इमेजिनरी फ्रेंड था, और जब चार्ली डर जाता था या रोता था तो रेन मैन आकर उसे एक गाना सुनाता था। चार्ली को ये बातें बिल्कुल साफ साफ याद इसलिए नहीं होती क्योंकि चार्ली उस वक्त बहुत छोटा था, और अब चार्ली समझ जाता है कि उसका वो कोई इमेजिनरी फ्रेंड नहीं था, बल्कि वो उसका बड़ा भाई रेमंड था। और चार्ली अपने बड़ा भाई से पूछता है कि तुम मेरे लिए बचपन में कौन सा गाना गाते थे, और रेमंड इससे गाना गाकर सुनाता है। और साथ ही साथ चार्ली को वो एक फोटो भी दिखाता है जिसमें चार्ली बहुत छोटा होता है, और उसके साथ इस फोटो में रेमंड भी होता है। इसके बाद चार्ली यहां पर गर्म पानी का टैंक खोल देता है, और जब उसे धुआं निकलता है तो रेमंड अपना आपा खो देता है, और वो उस गर्म पानी के टैंक को बंद करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि गर्म पानी से बेबी जल जाएगा। चार्ली पूछता है, क्या तुम मेरे बारे में बोल रहे हो? वो कहता है कि हाँ। चार्ली कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। दरअसल जब चार्ली छोटा होता है तो रेमंड को इसीलिए घर से दूर भेज दिया गया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि चार्ली को वो नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि ऐसा नहीं था। वो चार्ली को हमेशा गर्म पानी से दूर रखता था ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन रेमंड अपनी बात को कभी भी दूसरों को समझा नहीं पाया, और आखिरकार उसे घर से दूर भेज दिया गया। लेकिन अब चार्ली इस पूरी बात को समझ जाता है, और कहीं ना कहीं अब उसके दिल के कोने में अपने बड़े भाई के लिए एक प्यार और इज्जत पैदा हो जाती है। वो अपने भाई को कहते हैं कि 11 बज गए, तुम सो जाओ, और वो उसके जूते भी उतारता है। दरअसल चार्ली को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। उसके दिमाग में जो पैसों का लालच था वो कहीं ना कहीं अब बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि उसे अपने भाई का प्यार जो उसके प्रति उसके भाई के दिल में होता है वो समझ में आ जाता है। अगले दिन ये आगे के सफर पर निकलते हैं। यहां पर चार्ली जब अपने ऑफिस में कॉल करता है तो उसे ये बताया जाता है कि जो गाड़ियों की डील वो कर रहा था वो 4 लैम्बोर्गिनी, वो सब की सब वापस चली गई है, और जिन लोगों ने डाउन पेमेंट की थी हमें उनकी डाउन पेमेंट वापस करनी पड़ेगी, जो कि $80,000 है। चार्ली कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, और इस बात से चार्ली बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन वो अपने भाई के ऊपर इसका ब्लेम नहीं डालता, क्योंकि वो जानता है ये सब कहीं ना कहीं उसी के लालच के कारण हुआ है। और जब चार्ली और रेमंड रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं तभी चार्ली के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे याद आता है कि उसका भाई नंबर्स में बहुत तेज है। उसे वो बात भी याद आती है जब टूथपिक नीचे गिर गई थी और उसने कुछ ही सेकंड में उन सबको गिन लिया था। वो अपने भाई को अपनी गाड़ी के पास ले जाता है और ताश की गड्डी निकालता है और लगभग सभी ताश गाड़ी के ऊपर रख देता है जिन्हें उसका भाई रेमंड देख रहा होता है। और वो बोलता है कि अब बताओ मेरे पास कौन कौन से कार्ड्स हैं। और रेमंड उसे सारे कार्ड से एग्जैक्टली वही बताता है जो उसके हाथ में होते हैं। और इस बार से उसे बहुत खुशी होती है और वो अपने भाई को सूट बूट पहनाकर एक कसीनो में ले जाता है और यहां पर ये प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं। और इन कार्ड्स में रेमंड की मदद से चार्ली $86,000 जीत जाता है। हालांकि कैसीनो के ऑनर को बाद में पता चल जाता है कि रेमंड के अंदर कार्ड्स को गिनने की, उन्हें समझने की पावर है और वो कार्ड्स को काउंट कर रहा है, इसीलिए एक भी गेम नहीं हार रहे हैं। इसीलिए वो दोबारा वहां पर उन्हें खेलने की इजाजत नहीं देता। लेकिन अब चार्ली का जितना भी नुकसान हुआ था उससे ज्यादा पैसे वो यहां पर जीत चुके हैं। यहां पर सुजैन भी आ जाती है और ये तीनों एक दूसरे क्लब में जाते हैं, लेकिन वहां पर भी नहीं खेलने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि जिस क्लब में इन्होंने पहले खेला होता है वहां से इन्हें इंफॉर्मेशन मिल चुकी होती है कि ये लोग किसी भी क्लब में जाते हैं, वहां पैसे जीतकर शहर छोड़कर कहीं और निकल जाते हैं। लेकिन चार्ली को इस बात की कोई भी फिक्र नहीं होती। उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे सिर्फ अपने भाई की फिक्र है। वो उसे डांस करना भी सिखाता है, साथ ही साथ उसे गाड़ी चलाने के लिए भी देता है। और इस तरह से ये अपना सफर पूरा करके लॉस एंजलिस पहुंच जाते हैं। और लॉस एंजलिस में जब चार्ली अपने घर पर अपने भाई को लेकर जाता है तो उसके घर पर डॉक्टर ब्रूनर का कॉल आता है और वो उसे कहते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। अगले दिन चार्ली उनसे मिलने के लिए जाता है। डॉक्टर ब्रूनर उसे $2.5 लाख का चेक देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने भाई की जिंदगी से दूर चले जाओ, उसकी कस्टडी मुझे दे दो, क्योंकि डॉक्टर ब्रूनर को उसकी फिक्र होती है। पिछले 20 सालों से वही उसकी देखभाल कर रहे होते हैं और वो नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर किसी भी तरह से रेमंड की दिमागी हालत को कोई भी नुकसान पहुंचे। इसीलिए वो उसे अपनी देखरेख में रखना चाहते हैं।
चार्ली कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरा बड़ा भाई है, मुझे किसी ने नहीं बताया। मैंने जब घर छोड़ा उसके बाद मेरे पिता ने कई बार मुझसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ था। मैंने कभी भी उनकी कॉल का जवाब नहीं दिया, कभी भी वापस घर नहीं आया। और अगर मेरे बेटे ने मेरे साथ ऐसा किया होता तो मैं भी अपने बेटे के साथ वही करता जो मेरे डैड ने मेरे साथ किया। और पिछले 6 दिनों से मैं अपने भाई के साथ हूं। मैं उसे अच्छी तरह से जान गया हूं और उसे मैं किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। और वो $2.5 लाख का चेक डॉक्टर को पकड़ाकर वहां से निकल जाता है और इसके बाद ये दोनों उस जगह पर जाते हैं जहां पर कोर्ट ने एक साइकेट्रिस्ट को अपॉइंट किया होता है। यहां पर डॉक्टर ब्रूनर भी आते हैं। दरअसल कोर्ट अब ये जानना चाहता है कि कस्टडी अब किसके पास रहेंगी, उसके भाई चार्ली के पास या फिर डॉक्टर ब्रूनर के पास। चार्ली से कई सवाल पूछे जाते हैं और चार्ली सभी सवालों का जवाब देता है। वो कहते हैं कि मेरे पिता के साथ मेरे रिश्ते कभी भी अच्छी नहीं रहे। मैं अपनी मॉम को अच्छे से जानता भी नहीं हूं, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। और अब मुझे मेरा भाई मिला है, मेरा रेन मिला है, और मैं उसे अपने से दूर नहीं करना चाहता। और साथ ही साथ चार्ली इन सबको अपनी 6 दिन की पूरी जर्नी के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। और जब रेमंड से पूछा जाता है, क्या तुम अपने भाई के साथ रहना चाहोगे, तो रेमंड कहता है कि हाँ, मैं अपने भाई के साथ रहना चाहूंगा। और जब उससे यह पूछा जाता है, क्या तुम वापस इंस्टीट्यूट में जाना चाहोगे जहां तुम इतने सालों तक रहे थे, और रेमंड इस सवाल का जवाब भी हाँ में देता है। दरअसल दोनों सवालों का जवाब उसके पास हाँ ही होता है, क्योंकि रेमंड ये डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कि उसको किसके साथ जाना है। उसके लिए दोनों सवाल अलग अलग होते हैं। नहीं पता होता कि उसको उन दोनों में से एक को चुनना है। और जब बार बार साइकेट्रिस्ट उससे यही क्वेश्चन पूछता है तो रेमंड इससे परेशान होना शुरू हो जाता है। और तभी चार्ली उन्हें मना करता है। वो कहता है, बस बहुत हो गया, अब वो किसी सवाल का जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो देख लेता है कि उसका भाई इन सवालों से परेशान हो रहा है। और इसके बाद डॉक्टर ब्रूनर और साइकेट्रिस्ट वहां से बाहर चले जाते हैं। चार्ली अपने भाई के पास आता है और रेमंड चार्ली को कहता है, यू आर माई रेन मैन। जिस तरह से चार्ली बचपन में अपने भाई रेमंड को कहता था, अब रेमंड उसे मेन मैन कहता है। और इस तरह से रेन मैन को उसका मेन मैन मिल जाता है। और इस तरह से इन दोनों भाइयों का, जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ये दोनों एक अपनी दुनिया बना लेते हैं। हालांकि चार्ली को एहसास होता है कि रेमंड के लिए बाहर की दुनिया ठीक नहीं है। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो रेमंड को डॉक्टर ब्रूनर के पास वापस भेज देगा। और वो उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए जाता है। और वो अपने भाई से कहता है कि डॉक्टर ब्रूनर के पास सिर्फ तुम्हारी कस्टडी है, मैं तुमसे हफ्ते में 2 बार मिलने के लिए जरूर आऊंगा। और वो उसे उसका बैग भी देता है, जिसमें उसने उसकी सारी जरूरत की चीजें रखी होती है। और इसके बाद रेमंड यानी कि रेन मैन अपने छोटे भाई मेन मैन को अलविदा कहता है। हालांकि डॉक्टर्स ने यह कहा था कि रेमंड यानी कि रेन मैन के अंदर रिश्तों का इमोशंस नहीं है, लेकिन इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि सच्चा प्यार जहां पर होता है वहां पर इस दुनिया की सारी चीजें झुक जाती हैं। वहां पर साइंस पूरा का पूरा फेल हो जाता है। तो ये थी पूरी कहानी कि ये मूवी 1988 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8। इस फिल्म का बजट था $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $355 मिलियन की। इस मूवी को 4 अलग अलग कैटेगरीज में ऑस्कर अवार्ड भी मिले। और ये कैटेगरीज थे बेस्ट पिक्चर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायरेक्टर। और डस्टिन हॉफमैन को, जिन्होंने रेमंड का कैरेक्टर निभाया था, उन्हें बेस्ट एक्टर के लिए ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।